प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज कक्षा 8वीं पाठ 5 नई समस्याएं भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। तो उभार हमने पढ़ा, उठाओ, पानी फेरना, सर्वनाश कर देना। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। धर्मांध, अज्ञानता से भरा हुआ, उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर, जजिया कर अर्थात धार्मिक कर, और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वा कर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। अवलंब अर्थात आश्रय। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेना नायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। उत्तेजना एक प्रकार का भावावेग। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, ना ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल में दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती थी। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी, और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। अवधारणा अर्थात विचारधारा। 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे, और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ने पर भी नौकरियां मुसलमानों को ही देते रहे, तो ये इसमें बताया गया है बच्चों। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। खंडित टुकड़े टुकड़े चरमराना, बिगड़ जाना। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान, जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। सतनामी अर्थात जो अहिंसा का समर्थक हो, तो उसे हम सतनामी कहेंगे। सत्य यानी कि सच्चाई के रास्ते पर भी चलने वाला एक तरह से। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। बगावत अर्थात विद्रोह। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। सख्त जान शक्तिशाली
उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थीं, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों की एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्होंने उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया, दुर्जय जिसे जीतना मुश्किल हो। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। प्रभुत्व अर्थात अधिकार। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, हुकूमत अर्थात शासन, और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी जो उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ, बवंडर अर्थात बवाल, और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मार काट और लूट पाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया। बेशुमार दौलत, अत्यधिक धन, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। दावा अर्थात अधिकार। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। हाथ की कठपुतली बनना, इशारों पर नाचना। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान, जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी, धोखाधड़ी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। उनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। अकाल पड़ना मतलब भुखमरी फैल जाना। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज प्लासी में उनकी जीत, और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। नीति अर्थात भाग्य।
अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे, कल्पनाशील सोच विचार करने वाला। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। अराजकता दुर्व्यवस्था, यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने इस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युद्ध कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में अनेक उनके प्रतिनिधित्वों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। बच्चों, हमने ये आज पाठ 5 नई समस्याएं का भाग 4 पढ़ा, तो आपको ये अवश्य समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।